आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको आप क्या कहते हैं हिंदी में, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परिसंचरण तंत्र है क्या, परिवहन तंत्र है क्या, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। देखिए, परिसंचरण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह जाना। कोई भी पदार्थ एक जगह से जो दूसरा जगह जाता है उसी को क्या कहा जाता है, परिवहन कहा जाता है, परिसंचरण कहा जाता है। तो आपके बॉडी को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो आपको पता है, और उस ऊर्जा के लिए क्या करते हैं, आप भोजन ग्रहण करते हैं, और आपका भोजन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। आपका ग्लूकोज जो है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, ऊर्जा बनता है। इसके अलावा आप श्वसन क्रिया में जो वायु लेते हैं, उसमें जो विभिन्न प्रकार का गैस लेते हैं, उसको भी आपके बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह क्या है, जाना पड़ता है। उसको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता होती है। तो उन सारे पदार्थों को जो आपके बॉडी के लिए उपयोगी है या फिर आपके बॉडी में वो हानिकारक पदार्थ है, तो उन सारे पदार्थ को क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने की आवश्यकता होती है। तो जो उपयोगी पदार्थ है उसको भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, या जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जहां से वो आपकी बॉडी से बाहर चला जाए, जिसकी उपयोगिता आपको नहीं है वो आपके बॉडी से बाहर जाएगा, और जिसकी उपयोगिता आपको है वो आपके बॉडी में एक जगह से दूसरा जगह चल जाएगा। तो इस कदर उसको एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए सर्कुलेशन की आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है। इसलिए उसके लिए जो तंत्र जिम्मेवार है, जो अंग जिम्मेवार है, उन अंगों के समूह को ही परिवहन तंत्र कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई? संडे और सैटरडे क्लास की टाइमिंग क्या है मेरे बाबू? मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस 9 बजे होगी। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लास 9 से 10 में होगा, और सैटरडे संडे शाम के 6:30 बजे, शनिवार और रविवार को शाम के 6:30 बजे आपकी क्लास होगी। मंडे टू फ्राइडे 9 से 10 में आपकी क्लासेस होगी। क्लियर हो गया? चलिए, धन्यवाद। चलिए, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम आप समझ गए कि सर्कुलेटरी सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जो आपके विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सपोर्ट करता है। जैसे हार्मोन के बारे में बोलेंगे, ऑक्सीजन के बारे में बोलेंगे, विटामिन के बारे में बोलेंगे, ग्लूकोज के बारे में बोलेंगे। ये सब उपयोगी पदार्थ है जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने की आवश्यकता है। और कुछ हानिकारक पदार्थ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे आपका अमोनिया हो गया, जैसे आपका यूरिया हो गया। उन पदार्थों को क्या है, उसको भी एक जगह से दूसरे जगह जाने की आवश्यकता होती है। वह भी एक जगह से दूसरा जगह जाता है, आपकी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो कुछ उपयोगी पदार्थ भी है और कुछ अनुपयोगी पदार्थ भी है जिसके परिवहन की आवश्यकता होती है, और उसमें जो अंग आपका जिम्मेवार है उस अंग को ही क्या कहा जाता है, परिवहन तंत्र कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अब कहेंगे आप कि परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र जो है 4100 वाला बैच नहीं कराएंगे क्या सर? हाँ, 4100 प्लस में जो लगा हुआ था आपका बायोलॉजी जो क्वेश्चन है उसकी भी आपकी क्लासेस होगी। एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। 4100 प्लस में जो बायोलॉजी की बैचेज है वो भी आपका क्लास लगने वाला है, बहुत जल्द लगने वाला है। क्लियर? ध्यान देंगे। तो आपने देख लिया कि परिसंचरण तंत्र जो है या परिवहन तंत्र जो है यह एक सिस्टम हो गया। अब कहेंगे इस तंत्र में कौन कौन अंग जिम्मेवार है? तो एक आप हृदय देख रहे हैं, यानी मानव का हृदय जो है यह एक परिवहन तंत्र में आता है। आपका रक्त जो है यह भी परिवहन तंत्र में आता है। आपका धमनी और सीरा जो है, ये धमनी हो या आपका सीरा हो, यह भी एक परिवहन तंत्र है। तो आपका हृदय की बात करते हैं, धमनी की बात करते हैं, सीरा की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, ये सब परिवहन तंत्र के ही अंग हैं, ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम के ही अंग हैं। इन अंगों के समूह को ही, इन अंगों के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। लेकिन एग्जाम में सवाल पूछता है कि सबसे महत्वपूर्ण परिवहन तंत्र या सबसे प्रमुख परिवहन तंत्र कौन सा है, तब आप आंसर क्या बोलोगे? आपका हार्ट जो है,
आपकी हृदय जो है, ये हार्ट जो बीच में आपको दिखता है, ये आपका हार्ट जो है ये सबसे बड़ा परिवहन तंत्र है। क्लियर हो गया? सबसे बड़े परिवहन तंत्र की बात करेगा कि सबसे बड़ा परिवहन तंत्र कौन है, तब आप किसका नाम बोलिएगा? सबसे बड़े परिवहन तंत्र में, सबसे प्रमुख परिवहन तंत्र में, जो आपके बॉडी के लिए अति आवश्यक है, जो परिवहन में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, उसमें आपके हृदय का नाम आता है, आपके हार्ट का नाम आता है। ये सबसे बड़ा परिवहन तंत्र है। ये क्या मेरे भाई? सबसे बड़ा परिवहन तंत्र आपकी बॉडी का है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए क्या है जो अभी हम आपको समझाए परिवहन तंत्र के बारे में, उसके बारे में यहां आगे लिखा हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए स्पष्ट यह लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम में कि सभी पदार्थों के परिवहन करने के लिए शरीर में परिसंचरण तंत्र का होना जरूरी है, परिसंचरण तंत्र का विकास होना जरूरी है। क्योंकि हमारे भोजन में क्या होता है, बहुत सारे पदार्थ को हम लोग ग्रहण करते हैं, तो उसमें कुछ उपयोगी पदार्थ है, उसको भी एक जगह से दूसरा जगह जाना है, जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको भी एक जगह से दूसरा जगह जाना है। यानी जिसके लिए आवश्यक तत्व को भी एक जगह से दूसरा जगह जाना है, और जो हानिकारक तत्व है, यानी जिनकी जरूरत हानिकारक जो पदार्थ है उसको भी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना पड़ता है, जहां से वह आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। अर्थात इसको बाहर निकालने के लिए या उसके परिवहन के लिए जिन अंगों की आवश्यकता होती है, उस अंग को ही क्या कहा जाता है? परिवहन तंत्र कहा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अतः परिवहन तंत्र कुछ अंगों का एक समूह है। इसमें आपका हृदय भी आता है, इसमें धमनी भी आता है, इसमें शिरा भी आ जाता है, इसमें रक्त भी आ जाता है। लेकिन सबसे प्रमुख परिवहन तंत्र का नाम पूछेगा तब आप क्या बोलेंगे? सबसे प्रमुख परिवहन तंत्र जो है उसमें हृदय का नाम आता है, उसमें हार्ट का नाम आता है। क्लियर? अब देखो क्या है, यहां पर दो चीजें बताए, एक आवश्यक पदार्थ बताए और एक हानिकारक पदार्थ बताए। तो कहेंगे सर आवश्यक पदार्थ में क्या आएगा? तो इसमें ग्लूकोज आ जाएगा, इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, इसमें विटामिन आ जाएगा, इसमें हार्मोन आ जाएगा। ये सब आवश्यक पदार्थ है जिनकी आवश्यकता आपके बॉडी को है, हमारे बॉडी को है। लेकिन कुछ अनावश्यक पदार्थ भी तो है जो हमारे शरीर में अनुपयोगी है, अनावश्यक है, हानिकारक है, उसको भी तो हमारे बॉडी से बाहर निकलना है। बाबू कहेगा सर उसमें किसका नाम आता है? जो हानिकारक है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आता है, उसमें यूरिया का नाम आता है, नाइट्रोजन का नाम आता है, अमोनिया का नाम आता है। जो हमारे बॉडी से बाहर निकलती है, हमारी बॉडी में उसकी उपयोगिता नहीं है, वो एक्स्ट्रा है, हानिकारक है, अवशिष्ट है, तो उसको आपकी बॉडी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो कुछ उपयोगी पदार्थ भी हो गया और कुछ अनुपयोगी पदार्थ भी हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि शरीर के अंदर जैविक क्रियाओं के लिए कुछ उपयोगी पदार्थ की जरूरत होती है, जैसे ग्लूकोज आपका हो गया, ऑक्सीजन हो गया, विटामिन हो गया, या एमिनो एसिड हो गया, या हार्मोन हो गया। ये सब कैसा पदार्थ हो गया? उपयोगी पदार्थ, जिसकी आवश्यकता हमारे बॉडी को है, आपके बॉडी को है। लेकिन कुछ हानिकारक पदार्थ भी है जिसको एक जगह से दूसरा जगह जाना है और वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। उसमें किसका नाम आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आएगा, अमोनिया का नाम आएगा, यूरिया का नाम आएगा। ये सब अनावश्यक पदार्थ है जिसको हमारी बॉडी से बाहर निकलना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तो समझिए कि एक जगह से दूसरे जगह पदार्थ को ले जाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम जरूरी है, परिवहन तंत्र जरूरी है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम बात करते हैं कि हम लोगों के शरीर में जो प्रवाहित द्रव है, उस द्रव के आधार पर यदि देखा गया तो परिवहन तंत्र को दो भागों में बांटा गया। क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है? रक्त का परिसंचरण होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जिसके शरीर में रक्त का परिसंचरण नहीं होता है, उसमें पानी का संचरण होता है। इसलिए परिवहन तंत्र को, सर्कुलेटरी सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया? तो सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भागों में बांट दिया गया, दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को कहा जाता है जल परिसंचरण तंत्र और दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी एक हो गया वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्या हो गया? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो इस तरह से कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। क्लियर? दोनों का नाम आप याद रखिएगा, एक हो गया जल परिवहन तंत्र, जल परिवहन तंत्र, और दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है रक्त परिवहन तंत्र। एक हो गया रक्त परिवहन तंत्र और दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा हो गया आपका जल परिवहन तंत्र। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। यानी आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को याद हो गया होगा। क्लियर? जल्दी कमेंट करके बताइए, कमेंट थोड़ा स्लो आ रही है, नहीं आ पा रही है,
फिर भी जल्दी जल्दी कमेंट करिए, तो थोड़ा रिफ्रेश हम कर देते हैं। जल्दी बताइए, परिवहन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? तो परिवहन तंत्र को मेरे भाई 2 भागों में बांटा गया। कहेंगे सर कौन कौन? तो इसमें आ गया, एक को जल परिवहन तंत्र कहा जाता है और दूसरे को रक्त परिवहन तंत्र कहा जाता है। यानी एक वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया और दूसरा क्या हो गया? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब आप कहेंगे कि सर जल परिवहन तंत्र क्या होता है? कुछ वैसे जीव हैं जिसके शरीर में रक्त के जगह पानी का प्रवाह होता है, ब्लड के जगह वाटर का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह होता है, उसे जल परिवहन तंत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? जब किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त के जगह पे, खून के जगह पे पानी का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह होता है, तो उसे जल परिवहन तंत्र कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के शरीर में या जिस जीव के शरीर में रक्त का प्रवाह होता है उसे रक्त परिवहन तंत्र कहा जाता है। जल का प्रवाह होगा तो जल परिवहन तंत्र और रक्त का प्रवाह होगा तो क्या कहलाएगा? रक्त परिवहन तंत्र कहलाएगा। तो मन में सवाल आया होगा कि सर जल परिवहन तंत्र किसमें होता है? तो हाइड्रा में होता है, सिलिंटेटा में होता है, स्पंज में होता है। उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, उसमें जल का परिपर सर्कुलेशन होता है। लेकिन हम लोगों के बॉडी में या अन्य सभी जीव जंतु के बॉडी में क्या होता है? रक्त का परिवहन होता है। इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया, एक जल परिवहन तंत्र और दूसरा रक्त परिवहन तंत्र। क्लियर हो गया? चलिए तो हम आगे आते हैं। इस दोनों के बारे में देखिए लिखा हुआ है, एक हो गया आपका जल परिवहन तंत्र और दूसरे का नाम क्या बताए? रक्त परिवहन तंत्र। तो जल परिवहन तंत्र क्या है? स्पष्ट लिखा है, इस प्रकार के परिवहन तंत्र में जंतुओं के शरीर में रक्त के जगह पर किसका परिवहन होगा? रक्त के जगह पे वाटर का प्रवाह होता है, वाटर का सर्कुलेशन होता है, पानी का सर्कुलेशन होता है, इसलिए इसको जल परिवहन तंत्र कहा जाता है। देखिए, आपको इस बात दिखाने से पहले समझा चुके थे। हमेशा याद रखिएगा, यह एक नई तकनीक है आपके पढ़ाने की, आपके समझाने की। गुरुजी याद हो गया? थैंक यू वेरी मच। बायोलॉजी के गॉड हैं, बायोलॉजी को गर्दा उड़ा दिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, कहीं भी आप पढ़िए, हमेशा याद रखिए, पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। जब हम पहले आपको समझा देते हैं, आपको याद हो जाता है, तो यहां तो लिख लिया, दिखा दिए, तो 100% क्लियर हो गया। बात समझे? इसलिए सबसे पहले कोई भी चीज समझाते हैं तो एकदम टू द पॉइंट समझने का काम कीजिए। जैसे समझ में आ जाएगा लिख ले है। एग्जांपल भी तुमको बता दिए थे, स्पंज का बात करें या हाइड्रा का बात किए या सिलिंटेटा का बात करें, ये सब किसके एग्जांपल होंगे? जल परिवहन तंत्र का एग्जांपल होगा, ये वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल होगा, क्योंकि इन सारे जीवों में रक्त का प्रवाह नहीं होता है, इसमें जल का प्रवाह होता है, इसलिए इसको जल परिवहन तंत्र के नाम से जाना जाता है। फिर आगे दूसरा क्या बताए थे? वाटर, ये वाटर के बाद क्या बताए थे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिवहन तंत्र में क्या बताए थे कि पूरे बॉडी में किसका प्रभाव होगा? पूरे बॉडी में रक्त का प्रवाह होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसलिए इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, रक्त परिवहन तंत्र के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे, रक्त परिवहन तंत्र भी 2 प्रकार का होता है। ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है बंद रक्त परिवहन तंत्र, बंद रक्त परिवहन तंत्र, और दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया? आज स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू। ग्रुप डी एग्जाम की कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद रखो 1 महीना के अंदर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 1.5 महीना में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बस आप अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दे दो, चला निश्चित रूप से नौकरी हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यह मौका आपको जीवन में दोबारा नहीं मिलना है। इसलिए मेरे भाई निवेदन तुमसे है कि बढ़िया से पढ़ और नौकरी ले। इसलिए लगातार क्लास करो, कोई शनिवार ने कोई रविवार ने कंटिन्यू क्लास करना है, मंडे टू फ्राइडे 9 बजे, सैटरडे संडे शाम के 6:30 बजे एकदम क्लास में इनवाइट है, एकदम आ जाना है। हाँ, टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया, स्टूडियो का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था और पूरा दिमाग में ही घुस जाता है कॉन्सेप्ट। वाह, थैंक यू। स्टूडियो का भी थोड़ा प्रॉब्लम था,
और हम भी जो आप लोगों के लिए बुक तैयार करवाते हैं, हमारी जो अपनी पब्लिकेशन आस पब्लिकेशन है, इस आस पब्लिकेशन से क्या है, हमारे एसके झा सर की जो एक टीम है, इस टीम के द्वारा आपको जो बुक प्रोवाइड किया जाता है उसमें बहुत काम करना पड़ता है। क्योंकि देखते होंगे कोई भी अदर पब्लिकेशन में क्या होता है, किताब जैसे वैकेंसी या किताब दे दिया, 8 पार्ट छाप के देता है और हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपके लिए जरूरी है, वैसी किताब लाते हैं। जैसे हम आपको बताए थे पिछले क्लास में भी, एक हमारा रेलवे सामान्य ज्ञान वन लाइनर आया है जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, आर्ट एंड कल्चर भी है, जो कि कोई टीचर पढ़ाते नहीं है और परीक्षा में क्वेश्चन पूछता ही है। उसका एक वन लाइनर अप्रोच आपको दिए हैं, 15,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है और मात्र उस बुक की कीमत 85 रुपया है। एकदम मात्र 85 रुपया में समझिए वो आपको मिल जाना है और 15,000 प्लस क्वेश्चन है। एक बार यदि सबका रिवीजन कर लीजिएगा, यकीन मानिए एग्जाम का हर एक क्वेश्चन हमारे बुक से ही होगा। नहीं होगा तुम कहना किस तरह बोल लेते और नहीं है, टोटल होगा, लेकिन एक बार उस बुक को अच्छा से पढ़ लो। इसके बाद ग्रुप डी के लिए वॉल्यूम 2 अभी हम लाए हैं, एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक लाए, प्रैक्टिस सेट लाए, एनटीपीसी का सीबीटी 2 के लिए क्वेश्चन बैंक आया है, उसका प्रैक्टिस सेट है, एसएससी जीडी के स्पेशल मैथ भी ला रहे हैं, स्पेशल रीजनिंग भी ला रहे हैं, स्पेशल हिंदी भी लाए हैं। यानी आपके लिए वो हर काम करते हैं, यानी परोस कर थाली सामने दे देते हैं, सिर्फ तुमको खा लेना है। ये मेरे दोस्त, यदि जिंदगी से मोहब्बत है, जिंदगी से प्यार है, तो अपनी सारी ऊर्जा जो है अपनी एजुकेशन में लगा दो, अपनी पढ़ाई में लगा दो। एकदम बुक खरीदो और पढ़ो, सिर्फ खरीदना ही नहीं है, उसको पढ़ना भी है, तभी तो तुम्हारा रिजल्ट हो पा जाएगा। अरे कहा गया मेरे दोस्त कि यदि राजा की तरह सोना है तो गुलाम की तरह खटना पड़ेगा, गुलाम की तरह काम करना पड़ेगा। अपने आप को परीक्षा का गुलाम बना दो, इतना पढ़ो कि सफलता शोर मचा दे। इसलिए मेरे दोस्त एकदम, और आपके मार्केट में एनटीपीसी का जो बुक है क्वेश्चन बैंक, वो कल से, और वन लाइनर जो बता रहे रेलवे एग्जाम के लिए, वो परसों या तरसों सोमवार से आपके समझिए मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। एकदम हर जगह मिलने लगेगा। पटना में तो 2 दिन के अंदर में जाएगा, बाद में हर जगह मिलने लगेगा। क्लियर? चलिए, तो हम बता रहे थे आपको रक्त परिवहन तंत्र के बारे में। देखिए कुछ कुछ लड़का को लगता है कि सर किताब का काहे प्रचार करते हैं। अरे किताब का प्रचार नहीं करते, वो तुम्हारे लिए है, वो किताब किसी और के लिए नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके लिए वो किताब निकालते हैं। जिसको नौकरी नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, उसके लिए किसी किताब की उपयोगिता नहीं है। उसके लिए किताब वाली बातें बकवास हो सकती है, लेकिन जिनको रिजल्ट देना है उनके लिए किताब की बात सुनना पड़ेगा। आपको अच्छा किताब खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अदर किताब आप खरीदेंगे जो अटपटा सिलेबस के हिसाब से है, आर बार क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत गलती है, इनर किताब में बहुत गलती है, दूसरे का खरीदिएगा उतना गलती मिलेगा, पढ़िएगा सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, 1 नंबर कम आ जाएगा, रिजल्ट रुक जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए ये बताना जरूरी होता है। ये दिल की बातें थी जो आपसे मोहब्बत है इसलिए शेयर कर दिए। बाद में कि आगे तो पढ़ा ही रहे हैं, सब दिन तो आप पढ़ ही रहे हैं, जिंदगी भर 25 साल उम्र गुजार दिए पढ़ते ही पढ़ते। अब कितना पढ़ेगा, चला पढ़ खूब नहीं, लेकिन याद रखना एक अच्छी किताबें, एक नई किताबें आपकी जीवन में एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपका होता है। और अच्छी किताबें आप नहीं पढ़ते हैं, बहुत नॉलेज है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो एग्जाम रिजल्ट रुकना ही रुकना है। इसलिए मेरे भाई बढ़िया से प्रैक्टिस किया कीजिए। क्लियर? चलिए, तो अगला हम बात कर रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक को बंद रक्त परिवहन तंत्र और दूसरे को खुला कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर बंद रक्त परिवहन तंत्र क्या होता है और खुला क्या होता है? तो इस बात को समझिए। ये देखिए आपके बुक में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जरूरी है तो अभी हम बता रहे हैं कि आपके लिए वो हर चीज हम जरूरी बताएंगे जो परीक्षा में पूछता है और आप के किताब में नहीं है या आप अब तक नहीं जान पाए हैं। तो आप समझिए रक्त परिवहन तंत्र में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। चलिए, हरियाणा में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इंडिया के हर कोना में मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो अब है कि सर बंद रक्त परिवहन तंत्र क्या है? तो जिसमें रक्त का प्रवाह एक बंद नलिका के माध्यम से होता है, जिसमें रक्त का प्रवाह रक्त वाहिका के माध्यम से होता है, उसी को हम लोग बंद परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में या प्राय सभी जीव जंतु के शरीर में क्या होता है? रक्त का जो प्रवाह होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है, वो धमनी और सिरा के माध्यम से होता है, एक रक्त नलिका के माध्यम से होता है। अतः सभी जीव जंतु में प्राय किस प्रकार का होगा? सभी जीव जंतु में प्राय बंद रक्त परिवहन तंत्र है, क्योंकि हम लोगों में ब्लड वेसल्स होता है, रक्त वाहिका होता है, धमनी होता है,
या फिर सिरा होता है, उस धमनी और सिरा के माध्यम से क्या होता है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अतः हम लोगों में बंद रक्त परिवहन तंत्र होता है। लेकिन मेरे भाई जब खुले परिवहन तंत्र की बात करेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, तो ये किस में होता है, तो ये होता है आपको कॉकरोच में। कॉकरोच आप देखे होंगे, उस कॉकरोच में या छिपकली में देखे होंगे, उसमें धमनी और सिरा नहीं होता है, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। कॉकरोच में भी, छिपकली में भी, तितली में भी किस प्रकार का परिवहन तंत्र होगा, तो खुला परिवहन तंत्र होगा। तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का, एक बंद और दूसरा खुला। अब हम आपसे बात करते हैं हृदय के बारे में, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि आपके बॉडी का सबसे प्रमुख परिवहन तंत्र जो है, उन सबसे प्रमुख परिवहन तंत्र को ही हृदय के नाम से जाना जाता है, हार्ट के नाम से जाना जाता है। आपके शरीर में रक्त का परिवहन होता है, लेकिन उस परिवहन को सपोर्ट कौन करता है, उस परिवहन को होने में मदद कौन पहुंचाता है, तो उसमें आपके हृदय का नाम आता है। आपका यह हार्ट जो है, आपका हृदय जो है, वो रक्त परिवहन तंत्र को सपोर्ट करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मदद पहुंचाता है। आपका यह हृदय जो है, इसके वजन से सवाल आता है कि मानव के हृदय का वजन कितना होता है, तो मात्र 300 ग्राम। आपका हार्ट जो है, आपके हृदय का वजन मात्र 300 ग्राम होता है। इस हृदय के द्वारा आपके रक्त का परिवहन होता है, रक्त का सर्कुलेशन होता है। आपके हृदय में 4 चैम्बर होता है। आपका हृदय जो है, या मानव का हृदय जो होता है, मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो आपका देख लो मेरे भाई, हृदय जो है, इस हृदय में 4 चैम्बर होता है। मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होता है। बाएं आलिंद बाएं निलय, दाएं आलिंद और दाएं निलय, यानी राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, और ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। इस तरह से आपका क्या होता है, 4 भागों में आपके हृदय को बांटा गया। एक राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं आलिंद बाएं निलय, दाएं आलिंद और दाएं निलय। इस तरह से आपके हृदय को 4 भागों में बांटा गया। जैसे आप इधर हम घूर के खड़े हैं, आपका हृदय हो गया, तो ये आपका दाहिना भाग हो गया, और ये क्या हो गया, बायां भाग हो गया। तो आपका दाहिना भाग जो है, इसमें अशुद्ध रक्त का वाहन होता है, और बाएं भाग में क्या होता है, शुद्ध रक्त का वाहन होता है। यानी ये जो आपका है, ये आपका हो गया बायां, ये क्या हो गया, बायां, और ये क्या हो गया, दायां। तो दाएं भाग में क्या होगा, अशुद्ध रक्त का वाहन। किस प्रकार के रक्त का, अशुद्ध रक्त का वाहन होगा, और बाएं भाग में क्या होगा, शुद्ध रक्त का वाहन होगा। अर्थात आपके हृदय के दाहिने भाग में सिरा लगा रहता है, और बाएं भाग में धमनी लगा रहता है। क्यों, क्योंकि धमनी जो है, ये शुद्ध रक्त का वाहन करता है, और आपका सिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त का वाहन करता है। क्लियर। बुक का नाम क्या है, आज पब्लिकेशन से जो भी बुक आती है, आप कहीं भी जाएंगे बोलेंगे एसके झा सर पब्लिकेशन का, या कहिएगा आज पब्लिकेशन का रेलवे सामान्य ज्ञान चाहिए, आज का स्टैटिक जीके चाहिए, आज का मैथ चाहिए, आज का रीजनिंग चाहिए, आज का एनटीपीसी चाहिए, आज का ग्रुप डी चाहिए, जे बोलिएगा आपको मिल जाएगा, आपको दिख जाएगा। एकदम समस्या सामान्य है, एकदम टू द पॉइंट पढ़ाई की बात हम लोग करते हैं, एकदम आड़-बाड़ बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करो। आपके हृदय को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। कौन कौन, बाएं आलिंद बाएं निलय, दाएं आलिंद और दाएं निलय। तो आपका जो दायां भाग होता है, हृदय का दाहिना भाग जो है, इस ओर सिरा लगा रहता है। क्योंकि हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिका है, एक को धमनी और दूसरे को सिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक को धमनी और दूसरे को सिरा कहा जाता है। तो धमनी जो है वो बाएं भाग में लगा रहता है, सिरा जो है वो दाहिने भाग में लिखा रहता है। सिरा अशुद्ध रक्त का वहन करता है, धमनी शुद्ध रक्त का वहन करता है। इस तरह से आपके हृदय में ब्लड का सर्कुलेशन होने में आपके हृदय का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके हृदय के मध्यवर्ती वाले भाग में एक पेस मेकर होता है, वही पेस मेकर सिकुड़ते और फैलते रहता है, जिससे हृदय की धड़कन का आपको एहसास होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा आपका हृदय जो है इस रूप में काम करती है, वो हमेशा सिकुड़ते और फैलते रहती है। इसलिए कभी इस पर हाथ लेके देखिएगा, हमेशा फक 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 मारते रहता है, क्योंकि इसकी धड़कन 1 सेकंड के लिए भी बंद हुआ, 2 सेकंड के लिए बंद हुआ तो जीवन लीला क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसमें क्या है, आपका हृदय जो है इसके चारों ओर एक आवरण रहता है।
आपका हार्ट जो है इसके चारों ओर एक आवरण रहता है। हृदय के चारों ओर जो आवरण रहता है उस आवरण को क्या कहा जाता है? उस आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम, यानी हृदयावरण। जैसे हम आपको फेफड़ा में पढ़ाए थे, फेफड़ा के आवरण को प्लूरा कहा जाता है, उसी तरह से हृदय के चारों ओर के आवरण जो हृदय को सुरक्षित रखता है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। अतः पेरिकार्डियम और आपके हृदय जो है इसके बीच में लिक्विड भरा रहता है, उसको हृदयी द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। ये पेरिकार्डियम जो हृदयावरण है यह आपके हृदय को बाहरी आघात से सुरक्षा दिलाता है। यदि इसके आकार की बात करेंगे कि सर आपके हृदय का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार मेरे भाई त्रिभुजाकार होता है या नाशपाती के जैसा। कई बार सवाल पूछा गया है हृदय की आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार या नाशपाती के जैसा होता है। तो अब मेरे भाई हम आपको दिखा देते हैं जितनी भी सारी चीजें अभी हम आपको हृदय के बारे में समझाए वो टोटल का टोटल चीज आपके बुक में लिखा हुआ है, यहां से आप देख सकते हैं। कहता रक्त पदार्थ का परिवहन करता है, जबकि रक्त को गति प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? हृदय। ये बात सत्य है कि आपके शरीर में रक्त का परिवहन होता है, रक्त के माध्यम से विटामिन का, हार्मोन का परिवहन होता है, ग्लूकोज का परिवहन होता है, लेकिन उसके परिवहन में सपोर्ट कौन करता है? तो वह आपका हृदय करता है। उसको सपोर्ट करने का काम कौन करता है? तो हृदय करता है। इसलिए हृदय को क्या कहा जाता है? पंपिंग मशीन। नहीं बोले, हृदय हमेशा पंप करते रहता है, सिकुड़ते और फैलते रहता है, इसलिए हृदय को क्या कहा जाता है? पंपिंग मशीन कहा जाता है। हृदय में दो भाग हो गया, एक दाहिना भाग और एक बायां भाग। और अब हम आपको समझा दिए हैं, दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त का वहन होता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त का वहन होता है। यानी दाहिने में इम्प्योर ब्लड और बायां में प्योर ब्लड, वही बात लिखल है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि बाएं भाग में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। हृदय का वजन कितना होता है? तो हृदय का वजन जो है वो 300 ग्राम होता है। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार या नाशपाती के जैसा। इस सारा डाटा हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हृदय के पोजीशन की बात करेंगे तो हृदय का पोजीशन जो है एक मांसल जैसी संरचना आपका हृदय होता है, जो आपके दोनों फेफड़ा के जस्ट बीच में और डायफ्राम के जस्ट ऊपर। ये पोजीशन हम आपको जब फेफड़ा पर आ रहे थे तब भी बताए थे कि दोनों फेफड़ा के बीच में और डायफ्राम जो नीचे होता है इसके ऊपर आपके हृदय का पोजीशन होता है। और आप इस फिगर में देख रहे होंगे आपका ये हार्ट जो है, ये हार्ट कहां पर है? तो ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा है, दोनों फेफड़ा के बीच में। और ये जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम के जस्ट ऊपर दोनों फेफड़ा के बीच में किसका पोजीशन है? तो आपके हार्ट का पोजीशन है। अर्थात हृदय एक मांसल संरचना है जो दोनों फेफड़ों के बीच में, पसली के पीछे और डायफ्राम से, डायफ्राम जो है इस डायफ्राम से थोड़ा ऊपर आपके हृदय का पोजीशन होता है। अतः आपका हृदय जो है दोनों फेफड़ा के बीच में डायफ्राम के ऊपर अवस्थित होता है। आपका जो दाहिना भाग होता है इससे अशुद्ध रक्त का वहन होता है, बायां से शुद्ध रक्त का वहन होता है। इस तरह से आपके हृदय का यह पोजीशन हो गया। अब हृदय में कोष्ठक भी रहता है, बता दिए हृदय में 4 कोष्ठक होता है, बाएं आलिंद बाएं निलय, दाहिने आलिंद और दाएं निलय। लेकिन अलग अलग जंतु की बात करेंगे उसमें हृदय कोष्ठक अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य के बारे में बताए कि मनुष्य में हृदय कोष्ठक कितने भागों में होता है? 4 भागों में, बाएं आलिंद बाएं निलय, दाएं आलिंद और दाएं निलय। उसी तरह से अन्य जीवों के बारे में भी आपको जानना है कि अन्य जीव में हृदय चंबर कितने भागों में बटा होता है। तो ध्यान रखें मेरे भाई, यदि केचुआ की बात करता है तो केचुआ का हृदय चंबर 8 भागों में बटा होता है। लेकिन ककरोच की बात करेगा यानी तिलचट्टा की बात करेगा तो तिलचट्टा का हृदय चंबर 13 भागों में बटा होता है। बताओ, मनुष्य इतना बड़ा जीव है, पूरे मनुष्य के शरीर में समझो मेरी भाई कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में 4 हट चंबर होता है। मनुष्य का हृदय 4 चंबर में बटा होता है। लेकिन इतनी जीव तिलचट्टा है, घर में घूमते रहता है ककरोच, ओकर हट चंबर 13 भागों में बटा होता है। मछली का हृदय चंबर 2 भागों में बटा होता है। सरीसृप की बात करेंगे या फिर क्या कहते हैं उभयचर प्राणी की बात करेंगे, उसका हृदय चंबर 3 भागों में बटा रहता है। लेकिन अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ सरीसृप में आता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय चंबर 4 भागों में बटा होता है। पक्षी का 4 भागों में, स्तनधारी जीव का 4 भागों में, मनुष्य का 4 भागों में, और केचुआ की बात करेगा तो 8 भागों में। तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग जीवों का हृदय चंबर अलग अलग भागों में बटा होता है। एक बच्चे पूछ रहे डायफ्राम,
डायफ्राम के बारे में श्वसन तंत्र में पढ़ा चुके थे कि फेफड़ा के नीचे एक मांसल जैसी संरचना रहती है, उस मांसल संरचना को डायफ्राम कहा जाता है। जब डायफ्राम नीचे जाती है तो वायु क्या क्या होता है, अंदर प्रवेश करता है। जब डायफ्राम ऊपर जाता है तो वायु निकल जाता है। ये सब के बारे में हम पिछला चैप्टर जो आपको पढ़ाए थे श्वसन तंत्र, उसमें स्पष्ट या समझा चुके थे और उसका क्वेश्चन डिस्कशन भी आपका हो चुका है। जो क्लास हो सकता है आप अब्सेंट किए होंगे तो वहां से इस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो क्लियर हो गया कि अलग अलग जीवों का हृदय चैम्बर अलग अलग भागों में बटा होता है और सारे जीव के बारे में अभी हम आपको बता ही दिए हैं, वो आपके सामने है। जो क्लास अब्सेंट करेंगे उनको समझने में परेशानी होगा, क्योंकि डायफ्राम के बारे में, फेफड़ा के बारे में हम पिछला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो जिनका क्लास अब्सेंट है वहां से देख लिए, बाद बाकी 99% को समझ में आ ही रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, आप लोगों को समझ में पूरा आ रहा है। चलिए, धन्यवाद। 13 किस्में होता है बताइए दिए थे। तिलचट्टा ककरोच जो है, एथनिक जीव है, उसके हृदय चैम्बर कितने भागों में बटा होता है? 13 भागों में होता है। मछली के बारे में बताए थे, 2 भागों में होता है। सरीसृप या मेढक के बारे में बताए थे, मेढक हो या सरीसृप हो, इसका 3 चैम्बर होता है। लेकिन अपवाद में क्या बताए थे? मगरमच्छ के बारे में कि मगरमच्छ सरीसृप है, लेकिन मगरमच्छ का कितना भाग में? 4 भागों में होता है। किसी भी स्तनधारी जीव की बात करेगा, पक्षी की बात करेगा, मनुष्य का बात करेगा, गाय भैंस की बात करेगा, तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। लेकिन केचुआ की जब बात करेगा तो केचुआ का हृदय चैम्बर 8 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 8 भागों में। तो आपने देखा अलग अलग जीवों का हार्ट चैम्बर अलग अलग भागों में बटा होता है। तिलचट्टा का 13 भागों में, मछली का 2 भागों में, मेढक का 3 भागों में, सरीसृप का 3 भागों में, उभयचर प्राणी का 3 भागों में, मगरमच्छ का 4 भागों में, स्तनधारी जीव का 4 भागों में और केचुआ का 8 भागों में बटा होता है। चलिए मेरे भाई, ये टॉपिक अभी तक जो भी पढ़ाए, आज हम आपकी सेवा यही रोकते हैं। अगले क्लास में फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन ये परेशानी होगा। आपकी क्लास की टाइमिंग 9 से 10 में ही रहेगा, लेकिन सोमवार से आपका वो 9 से 10 हो जाएगा। अभी 15 मिनट पहले ही हम छोड़ेंगे, इसलिए चूंकि अभी आरके सर का क्लास रहता है, बहुत सारे बच्चे का ऑनलाइन में क्लास रहता है, वो 2